हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और सीटेट 2022 की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का प्रिपरेशन करा रहा हूँ। आज है आपका पेपर 1 का 5वां क्लास है, आपका 5वां क्लास है और आपको पेपर 2 का भी 4 क्लासेस से पहले हो चुका है। इन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उन सभी वीडियो का आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी सीटेट एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपए लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह 50 रुपए नगर निगम को देता है। यहाँ पर कि वह प्रतिदिन 10 लीटर, प्रतिदिन क्या करता है 10 लीटर दूध बेचता है। और यहाँ पर कह रहा है किस माह में, आपको यहाँ पर बात कर रहा है 2021 में कह रहा है, 2021 के सितंबर में, 2021 के सितंबर में। हम जानते हैं कि जो सितंबर है तो सितंबर आपका 30 माह का यहाँ पर महीना होता है। आगे चलिए, ये कह रहा है कि प्रतिदिन 10 लीटर दूध बेचता है, तो यहाँ पर कितने दिन बेचेगा, 30 दिन बेचेगा। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। अब देखिए आगे कह रहा है कि उसका जो प्रति लीटर कीमत है दूध का बेचने का वो है आपको 45 रुपए। वो कितने हैं आपको यहाँ पर 45 रुपए है। और कह रहा है कि इसमें इसको साथ साथ लेकिन इसके साथ ही हर हफ्ते वह 50 रुपए क्या करता है नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। अब टैक्स के रूप में यहाँ देता है तो यहाँ सप्ताह यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 4.2 समथिंग आपको यहाँ पर सप्ताह हुए थे। जब 4.2 सप्ताह हुए ना, जब पॉइंट में चला जाएगा आगे तो अगला वाला अंक लेना है। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा आपको 5 सप्ताह हो जाएगा। कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5 सप्ताह, अर्थात उसने 5 सप्ताह के पैसे देने होंगे नगर निगम को। और यहाँ पर आगे कह रहा है कि 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि सितंबर महीने 2021 में कितने रुपए कमाए, एक महीने की यहाँ पर बात कर रहा है। तो यदि इसकी टोटल कमाई के बारे में बात की जाए, रतिराम की कमाई कितनी हुई होगी तो कितना हुआ होगा। तो पहले तो उसका इतना है दूध 10 गुणा 30, ठीक है, 10 लीटर एक दिन में दूध देता है, 30 दिन में 10 गुणा 30। और वो रेट क्या है 45 के रेट से देता है। और कह रहा है कि इसका खर्च उसका गिर जाता है कितना रुपए, 50 रुपए प्रति सप्ताह। तो सप्ताह कितने आपको 5 सप्ताह आ रहे हैं, तो 5 सप्ताह इसमें से कितने हो जाएंगे आपको घट जाएंगे, 50 गुणा 5, 50 रुपए के हिसाब से 5 सप्ताह का 250 रुपए होगा और वो घट जाएगा। और इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, रतिराम की जो कमाई होगा वो आपका निकल जाएगा। यहाँ से गुणा कीजिए, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13 हो गया और 1 2 शून्य यहाँ पर हो गए। और माइनस कर दीजिए, 250 रुपए माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 13,250 रुपए रतिराम ने यहाँ पर आपको सितंबर माह में कमाए होंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए 13,250 रुपए, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये आपको बात समझ में आ गई है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 रुपए का उधार लेता है और कबीर भी उतना ही उधार लेता है, अर्थात 500 रुपए का उधार जेम्स लेता है और 500 रुपए का उधार कबीर लेता है। ठीक है, 500 रुपए क्या करते हैं उधार लेते हैं और ये भी आपको 500 रुपए उधार लेता है। अब आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि जेम्स 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपए करके उधार चुकाता है। 55 दिनों तक, 55 दिनों तक कौन उधार चुकाता है तो जेम्स 55 दिनों तक 11 रुपए करके उधार चुकाता है। और आगे कह रहा है कि जो कबीर है, कबीर ने बैंक को 55 दिनों के बाद 600 रुपए चुकाने के बारे में कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये 600 रुपया एक ही बार चुका दे रहा है। तो दोनों की उधार 55 दिनों के बाद खत्म हो गई। ठीक है, किसने ज्यादा राशि चुकाई यहाँ पर वही आपको निकालना है और कितनी ज्यादा राशि चुकाई उसी के बारे में यहाँ पर निकालना है। यदि इसकी जेम्स को जो चुकाया गया राशि है 55 गुना 11 हुआ, क्योंकि 11 रुपए 55 दिनों तक दे रहा है। इसको आप गुणा कर लीजिए तो 11 5 55 के लिए 5 हो जाएगा और 11 5 55 5 60, अर्थात तो कितना चुकाया होगा 605 रुपए वो चुकाया होगा। और इसने 55 दिनों के बाद चुकाया है 600 रुपए। तो किसने ज्यादा चुकाया है, जेम्स ने ज्यादा रुपए दिए, इसने 600 दिया है तो इसने 605 रुपए दिया है। तो कितने ज्यादा दिया है तो 5 रुपए, जेम्स ने 5 रुपए ज्यादा दिए, जेम्स ने कबीर से 5 रुपया ज्यादा चुकाया है।
अब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक मिनी बस में अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं। तो जो मिनी बस है ना, मिनी बस में कह रहा है कि मिनी बस में 15 व्यक्ति बैठ सकता है और जो बड़ी बस है उसमें विद्यार्थी बैठ सकता है इसके 3 गुना अर्थात 45 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। कह रहा है कि 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है। इसके लिए कम से कम कितनी बसों की आवश्यकता होगी, कम से कम कितनी बसों की आवश्यकता होगी, यहाँ पे यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो बस है और ये मिनी बस है, मिनी बस में आपको 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और बड़ी बस में 45 विद्यार्थी। यदि 2 बड़ी बस लिया जाए तो वहां पर कितने हो जाएंगे, 45 गुना के 90, और एक छोटी बस लिया जाए तो कितने होंगे 105। लेकिन टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपको 112 विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थी बच जा रहे हैं। अब इन 7 विद्यार्थियों के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 विद्यार्थियों के लिए क्या हम बड़ी बस लेंगे या फिर छोटी बस लेंगे। तो हम लोग बड़ी बस यदि लेंगे तो ये घाटा का सौदा होगा, हम लोग क्या करेंगे छोटी बस लेंगे। तो एक और छोटी बस हम लेंगे, एक जो मिनी बस है उसके जगह पर हम लोग 2 छोटी बस लेंगे। तो 2 छोटी बस लेंगे तो कितने लोग चले जाएंगे, 30 लोग चले जाएंगे, और 2 बड़ी बस लेंगे तो कितने लोग चले जाएंगे आपको 45 लोग चले जाएंगे। और इनमें सभी आ जाएंगे, कुछ सीट क्या रहेगा बाकी रहेगा, कुछ सीट पर बैठने वाले लोग नहीं रहेंगे। लेकिन सौदा जो सस्ता का सौदा होगा यही होगा। तो 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस हम लोग लेंगे। यदि हम लोग 3 इसको ले लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, महंगा का सौदा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो इस 6 की बात करें तो जो 6 का है ना, तो 6 का जो इसका जो फैक्टर होंगे कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 को नहीं लेना है। यहाँ पर जो विभाजक होंगे, जो इनके भाजक होंगे उनको हम लोग नहीं लेना है, ठीक है ना। और इनका योग यदि 6 के बराबर आता है तो क्या होती है, वो संख्या होती है, परिपूर्ण संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि परिपूर्ण संख्या नहीं है, उसको इसमें चूज करना है। तो ये क्या है, एक परिपूर्ण संख्या है क्योंकि इसका और इसका योग क्या होगा, इनके फैक्टर्स का योग आपको इसके बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया आपको परिपूर्ण संख्या हो गया। 28 को देखते हैं, 28 का आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आपको 6 चौके 24, 6 नहीं होगा, 7 चौके 28, 7 हो जाएगा और आपको 14 हो जाएगा। और इनको जोड़िएगा, देखिए 4 3 7 7 14 14 14 क्या हुआ 28 से भी क्या होगी परिपूर्ण संख्या होगी। 48 देखिए 48 आपको नहीं होगा, 48 अधिक हो जाएगी संख्या, इनका योग यदि कीजिएगा तो इस संख्या से ही अधिक हो जाएगी। अर्थात जो यहाँ पर परिपूर्ण संख्या नहीं है के बारे में बात कर रहा है तो वो संख्या आपको 48 है। तो आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी 48 के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो इसके जो आपको विभाजक हैं उनको जान लीजिए। 48 का विभाजन 1 होगा, 2 होगा, आपको 3 होगा, आपको 4 होगा, आपको 6 होगा और 6 के 42, 7 नहीं होगा और आपको 8 के 48, 8 होगा। इनको जोड़िएगा, ठीक है ना। 9 आपको 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12, ठीक है, 12 होगा, फिर 24 होगा, फिर 48 तो है ही, आपको 24 होगा। ये सभी क्या है, इनके विभाजक है और इनको जोड़िएगा तो 48 से क्या हो जाएंगे, आपको अधिक प्राप्त हो जाएंगे। तो यही संख्या जो है वो नहीं होगी। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है। क्या 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश हिस्सा होता है? गलत बात है। आगे कह रहा है 1 लाख बराबर है 100,000 के, ये बात सही है। आगे देखिए 1 मिलीमीटर 1 लीटर का शतांश है, ये भी गलत बात है। आगे देखिए 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, तो हाँ 1 करोड़ होता है, 100 लाख नहीं 1 करोड़ होता है। अर्थात बी और डी ऑप्शन सही है, बी और डी। तो बी और डी ऑप्शन नंबर 2 में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैं 5 अंकों की संख्या हूं जो 5 से विभाजित हो जाती हूँ लेकिन 10 से नहीं विभाजित होती हूँ। 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या इकाई हो गया,
दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया और 10,000 हो गया। यहाँ कह रहा है कि मैं 5 से विभाजित हो जाती हूँ, अर्थात इकाई के स्थान पर क्या होगा, 5 होगा। आगे कह रहा है कि मेरे दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। दहाई और हजार के स्थान पर दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। तो दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती है आपको, 3 होती है, और आपको तीसरी अभाज्य संख्या क्या होगी, आपको 5 होगी। तीसरी अभाज्य संख्या क्या होगी, आपको 5 होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। ये सभी क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, और भी आगे अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ इतना तक तो आपको बात समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि सैकड़े का अंक एक सम अभाज्य संख्या है। जो सैकड़ा वाला जगह है यहाँ पर एक सम अभाज्य संख्या है। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सैकड़े के स्थान पर क्या हो गया, आपको 2 हो गया। अब इन्हीं आपको ऑप्शन से इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखिए 5 2 3 5, 5 2 3 5, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे और भी पढ़ना चाहते हैं तो आगे पढ़ सकते हैं। 10,000 स्थान का अंक उसका आधा है। 10,000 स्थान का अंक जो है उसका आधा है। तो इसका क्या है, आपको 10,000 स्थान का अंक आधा है, अर्थात 1 है। मैं कौन हूं, तो मैं यही संख्या हूं। आशा है कि ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा। किसको जोड़िएगा तो परिणाम 1 मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको आप यदि जोड़ते हैं, इनको सबको यदि आप जोड़ते हैं तो क्या हो गया, एलसीएम इनका 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3 गुना के 6 हो जाएगा। 16 है तो सिर्फ 4 बचेगा, प्लस ये 4 है, 16 में भाग 4 जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2। इनको जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 4 2 6, 16 हो गया। 16 बटा के 16 बराबर कितना आया, 1 आया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपको क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं की बात कर रहा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, ये बात सही है। ठीक है, अब कह रहा गया कि सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं। यहाँ पर कि सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, नहीं, सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते। और यहाँ पर सही नहीं है की बात कर रहा है, तो क्या होगा, यही वाला ऑप्शन इसका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं। यहाँ पर सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं। हाँ, सभी आयत समानांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है। आधा यदि घुमा दिया जाए तो पहले के समान दिखती है। आधा घुमाने का अर्थ कर रहा है कि 180 डिग्री पर इसे घुमा दिया जाता है। 180 डिग्री पर घुमाने का अर्थ क्या हुआ, तो संख्या है, उस संख्या को आपको इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से 180 डिग्री पर घुमा दिया जाए, तब क्या कहता है कि आधे घुमाए जाने पर उसमें समान दिखती है, मतलब समान दिखती है, उसमें कोई परिवर्तन न नजर आता है। तो इस संख्या को घुमाइएगा तो अल्टर सल्टर हो जाएगी, ये भी अल्टर हो जाएगी, 4 4 4 4, ये भी दिखने में उल्टा लगने लगेगी। लेकिन ये 808 है, इसको आप यदि घुमाते हैं इस तरह से तो पुनः क्या आएगा, आपको 808 ही दिखेगा, दूसरी अंक आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, आशा है कि ये भी बात आपको। अब यदि इसको सिर्फ इतना तक घुमाते, अर्थात यहाँ से यहाँ तक सिर्फ घुमाते, पूरा नहीं घुमाते यहाँ तक, तो ये इस तरह से आपको दिखती। यहाँ पर 8 हो जाता, 0 हो जाता, 8 इस तरह से दिखती। लेकिन पुनः इसको इधर से जब घुमा देंगे तो पुनः खड़ी हो जाएगी और 808 ही दिखेगी। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक जो घन है उसकी भुजा आपको 5 सेंटीमीटर है। अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानते हैं ना कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 6 है, भुजा कितनी है, भुजा यहाँ पर 5 है। यहाँ पर क्या है कि भुजा 5 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 5 25 छका 150। जो पहले वाली घन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाली, उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है आपको 150 हो जाएगा। जितना भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि क्या हो जाएगा, घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। जब इसकी जो भुजा थी
5 थी। अब भुजा को क्या कर दें हम 2 गुना कर दें अर्थात 10 कर दें, तब क्या उसमें परिवर्तन होगा उसी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर अर्थात 10 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो गया आपको हो गया 600। ठीक है, ये हो गया 600। इनमें क्या परिवर्तन आया देखिए, ये 150 है और ये हो गया आपको जब 2 गुना कर दिए तो ये हो गया 600, अर्थात कितना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया। तो 4 गुना इसके क्षेत्रफल वही करेगा पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना गुना पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपको क्या करेगा है, किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा के क्रमशः 2/3 और 1/3 है, इनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अंतर के बारे में कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अंतर क्या है, उसी को आपको यहाँ पर क्षेत्रफलों का अंतर यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या होता है भुजा स्क्वायर, और इनका अंतर कह रहा है। अंतर अब कैसा अंतर है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा के क्रमशः 2/3, जो लंबाई है ना, जो लंबाई है वो 2/3, तो लंबाई आपकी इसकी कितनी है 33 और 33 का 2/3। ठीक है, और एक कह रहा है आगे की तथा 1/3 है, जो इसकी चौड़ाई है वो 1/3 है आयत की, तो ये आपको हो जाएगा 1/3, वो 2/3 है लंबाई और इसकी चौड़ाई क्या है आपको 1/3 है, तो उन्हीं का अंतर आपको निकालना है। तो ये क्या है आपको वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और ये आपको क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल हो गया, जो कि वर्ग के जो है भुजा का 2/3 है और 1/3 है, और इन्हीं का अंतर निकालना है। ठीक है, आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये भी 33 है, ये भी 33 है, तो 33 को आप कॉमन ले सकते हैं, 33 गुणा 33 33 स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 33 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 33 स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 33 स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपको 1 बचेगा, और माइनस अब यहाँ पर क्या बचेगा देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा और ये वाला हिस्सा बचेगा, तो 2 कितना हो जाएंगे 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9, और इसी को आपको कैलकुलेट करना है। 33 करने का क्या है 33 गुणा 33 है, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7 बटा करके 9 हो जाएगा, 7 बटा करके 9 हो जाएगा, और इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। ये कितना 3 गुना 3 अर्थात ये 11 बार हो जाएगा, और ये भी क्या जाएगा 11 बार में जाएगा, तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 गुना 11 गुना 7, 11 गुना 11 कीजिएगा तो 121, और गुना हो जाएगा 7, और इसे गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, 7 गुना के 14 और 7 और 1 8, 847, तो 847 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये आपको प्रश्न बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 अपनी यात्रा शुरू की और 1 जुलाई को शाम 5:40 पर समाप्त की। यात्रा को पूरा करने में लगने का समय यहाँ पर कह रहा है 30 जून 1 जुलाई, 30 जून 1 जुलाई, यहाँ पर जो है वो 30 जून, ठीक है 30 जून को शुरू किया सुबह, सुबह कितना 11:20 पर, 11:20 पर, और 1 जुलाई समाप्त कब किया 5:40 पर। ध्यान दीजिएगा 30 जून 1 जुलाई कितने घंटे हुए 24 घंटे हुए, 24 घंटे हो गए, डायरेक्ट 24 घंटे हो गए। ठीक है, अब आगे कह रहा है ध्यान दीजिए, ये क्या है ये सुबह शुरू किया AM में शुरू किया और आया कब PM में आया, आया कितना बजे शाम में आया। अब ध्यान दीजिए सुबह से लेकर के 1 जुलाई सुबह तक कितने हुए 24 घंटे हुए, यहाँ सुबह से लेकर के सुबह तक 24 घंटे हुए, लेकिन सुबह अर्थात 11:20 तक 24 घंटे हुए, लेकिन ये शाम की बात कर रहा है 5:40, तो इसमें कितने हैं यहाँ 12 बजने में भी 40 मिनट कम है, और 12 बजने के बाद भी आपको 5 घंटा 40 मिनट अधिक है, तो 5 घंटे 40 मिनट में क्या करेंगे आप जोड़ेंगे, 5 घंटे 40 मिनट में 40 मिनट को इसके जोड़ देते हैं तो 6 घंटे कितना आता है आपको 40 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 6 घंटे 20 मिनट हो जाएगा था 24 घंटे, और 6 घंटे 20 मिनट, तो 24 घंटे में 6 घंटे को जोड़िएगा, टोटल कितना हो जाएगा
घंटा हो जाएगा और 20 मिनट, अर्थात उसने कितना यात्रा किया, 30 घंटे 20 मिनट यात्रा किया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सी का सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर कह रहा है कि 30 जून को चला सुबह में, 1 जुलाई को आया शाम में। तो जब सुबह में चला 11:20, शाम में आया तब 11 सुबह 30 जून के जो 11:20 से 1 जुलाई 11:20 तक ही 24 घंटे हो जाएंगे। और जो यहाँ पर ये 6 घंटे 20 मिनट है वो एक्स्ट्रा चला है, तो जो 24 घंटा है उसमें आकर के जुड़ जाएगा, तब 30 घंटे 20 मिनट हो जाएंगे। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे। आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्द को गुप्त संदेशों में लिखा। अध्यापिका ने ब्लैक को AKZBJ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये ब्लैक है यहाँ पर, इसको लिखा क्या गया है, AKZBJ, ठीक है, प्रदर्शित किया गया है। तो इनमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक है, यहाँ पर कह रहा है कि जब ब्लैक का ये है तो व्हाइट का क्या होगा। यहाँ पर पूछने का उद्देश्य है कि व्हाइट का क्या होगा, उसी को आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ ब्लैक का आप संबंध जान लीजिएगा, इसका ब्लैक का संबंध क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये बी है, ए है, तो बी है और ए है, यहाँ पर ये बी है और ए है। तो बी से ए आने में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, बी से ए आने में -1 हो रहा है, और एल से के आने में भी क्या हो रहा है, आपको -1 हो रहा है। एल से एक संख्या क्या है, आपको छोटी पर इसका नंबर आता है, ठीक है ना, जे के एल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या है, आपको कम है, और ये भी क्या है, आपको जेड से एक कम है, और यहाँ पर ये भी आपको क्या है, एक कम है, और ये भी आपको क्या है, एक कम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बी है तो बी से पहले वाली संख्या ए है, एल से पहले वाली संख्या के है, और ए से पहले वाली संख्या क्या है, जेड है। यदि राउंड में घूमेगा ABCD तक तो पुनः क्या आएगा, ए आएगा, अर्थात ए से पहले वाली क्या होगी, जेड होगी, और सी से पहले वाली संख्या बी होगी, और के से पहले वाली जेड होगी। ठीक है, इतना संबंध आपको मालूम चल गया। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर W का क्या होता है, W से पहले वाली UVW, तो यहाँ पर W से पहले वाली संख्या क्या होगी, ए, V होगी, इससे पहले वाली जो संख्या होगी आपको V होगी। उसी तरह से H से पहले क्या होगी, GH, तो यहाँ पर क्या होगी, उससे पहले वाली संख्या G होगी। ठीक है, तो VG, इसमें देखिए ऑप्शन में है VG, तो VG आपको ऑप्शन में ऑप्शन है दूसरा, और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अथिरा जो है आधा दर्जन अंडे, आधा किलो चावल, 250 ग्राम नमक और 1 माचिस खरीदना चाहती है। ये सभी चीजें क्या करती हैं, खरीदना चाहती हैं, और उनका यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि आधा दर्जन अंडे अर्थात 6 अंडे हुए, और 6 अंडों का कीमत कितना है, यहाँ पर एक अंडे की कीमत है 4 रुपए, तो ये हुआ आधा दर्जन अंडे। आगे कह रहा है कि आधा किलो चावल कैसे, आपको 32 रुपये प्रति किलो है, तो आधा किलो का दाम आपको 16 रुपए हो गए। और आगे कह रही है कि 250 ग्राम नमक, तो नमक कैसे है, यहाँ पे इतने रुपए किलो है, तो यहाँ पर 250 ग्राम का कितना हुआ, 4 रुपए होगा। और उसी तरह से 1 माचिस खरीदना चाहती है, तो माचिस की कीमत कितना है, आपको ध्यान दीजिएगा 3 रुपए है, यहाँ पे 1 माचिस की कीमत 3 रुपए है। ये सभी चीजें खरीदना चाहती है। ठीक है, और यदि उसके पास 45 रुपये 50 पैसे हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसी को यहाँ पर चूज करना था। हम लोग देख लेते हैं कि टोटल पैसे हुए कितने, ये टोटल पैसे कितने हुए, ये 24 हो गया, ये 16 हो गया, और ये आपको 4 3 7 हो गया। 24 16 जोड़िएगा, ये 24 16 को आप जोड़िएगा तो ये 40 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा, आपको 47 हो जाएगा। तो उसके पास उसको रुपये के कितने खरीदने हैं, 47 रुपए के सामान उसको खरीदने हैं, 47 रुपए के सामान खरीदने हैं। जो उसका डिमांड है वो 47 रुपए का है, लेकिन उसके पास रुपए हैं 45 रुपये 50 पैसे। तब ऑप्शन देखिए, उसने सभी वस्तुएं खरीदने के लिए 1.5 रुपए जोड़ने होंगे, हाँ,
देखिए 47 रुपए है और उसके पास 45 रुपए 50 पैसे हैं, अर्थात 1.5 रुपए कम है। 1.5 रुपए यदि होंगे तो उसको 1.5 रुपए जोड़ने पड़ेंगे यदि सभी सामान को लेना है। तो यही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या करा है। अगला प्रश्न करा है कि रेखा ने अपने जन्मदिन पर केक खरीदा और अपने 5 दोस्तों को बुलाया, जिसमें से 2 दोस्त वहां नहीं पहुंचे। उसने केक को 2 बराबर भागों में काट दिया। केक को क्या कर दिया, 2 बराबर भाग में काट दिया, 1/2 1/2 कर दिया, और एक हिस्सा अपने लिए रख लिया और बचा हुआ हिस्सा उसने अपने बाकी दोस्तों को दे दिया। अर्थात 1/2 हिस्सा क्या किया, उसने रख लिया, 1/2 हिस्सा वो रख लिया, ठीक है, और बाकी हिस्सा को अपने दोस्तों को दे दिया। थोड़ी देर में उसके 2 दोस्त भी वहां आ गए। वह उन्हें देखकर खुश हुई और अपने केक के भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 3 बराबर हिस्सों में क्या की इसको और बांट दी, 3 बराबर हिस्सों में उसे बांट दी। तो उसने पूरे केक का कितना भाग खाया, भाई यहाँ पर पूछ रहा है। तो 3 बराबर भागों में बांट दिया, 3 लोगों को बांट दिया, तो 1/2 का 3 हिस्सा कीजिएगा, तो 1/2 में 3 से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। अर्थात वो हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/6 हिस्सा हो जाएगा। अर्थात उसको 2 दोस्त को भी 1/6 1/6 और 1/6 हिस्से मिलेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि उसने कितना भाग खाया, तो 1/6 भाग खाया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको क्लास बढ़िया लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।